फिर माशी पॉलिसी कैसे बने, आप ही बताएं। माशी पॉलिसी कैसे बनेगी? इकोनॉमिक पॉलिसी तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है। आवाम को इसका महवर बना लिया जाए कितना अच्छा रहे। चलो आवाम को महवर बना के कोई लोग मुझे कहते हैं ना भाई सोल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम किया करें, सोल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम करते हैं, आवाम को इसका महवर बना लें। एक रियासत में आवाम का बड़ा अहम किरदार होता है। बहुत सारे लोग तो कहेंगे कि सबसे अहम किरदार रियासत में आवाम का होता है। भाई जमहूरियत है, तो अगर आवाम के मसले मसाइल हल हो जाएं तो माशी जो पॉलिसी है वो कामयाब है, दुरुस्त। और अगर आवाम के मसाइल बढ़ जाएं तो अवामी मसाइल अगर बढ़ जाते हैं तो इकोनॉमिक पॉलिसी फेल है ना। मतलब इससे ज़्यादा सिंपल या आसान अल्फाज में तो आपको नहीं बता सकता ना भाई। अगर एक इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस होती है, उससे आवाम परेशान होती है, तो इसका मतलब वो इकोनॉमिक पॉलिसी फेल है। और अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है जिससे आवाम खुशहाल होती है, तो इसके माने ये वो इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी है। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। तो अब आवाम पे आ जाएं कि आवाम को क्या चीज़ खुश करेगी, आवाम के लिए क्या चीज़ आसानियाँ पैदा करेगी। आवाम सबसे ज़्यादा खुश इस चीज़ से होते हैं कि उनके पास रोज़गार हो। रोज़गार होगा तो आमदन आएगी, पैसा होगा। सही बात। पैसा जो है वो हर ऐब छुपा देता है, हर बुराई पे पर्दा डाल देता है। अगर दौलत किसी चीज़ के साथ भी हो तो लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। दौलत का कमाल है, पैसे का कमाल है, नोटों का कमाल है। अब बात क्या है कि जब दौलत है, पैसा है, नोट है, तो कहाँ से आएगा? रोज़गार से आएगा। आमदन हो, हलाल हो, तरीकाकार सही हो, जेन्युइन हो, लेजिटिमेट हो। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ क्या है कि अगर उसके पास आमदन आ रही है तो फिर उसके पैसे की कदर हो। इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है वो काबू में हो, ख़त्म ना हो जाए। अगर महंगाई ख़त्म हो गई तो लोग पैदावार करना छोड़ देंगे। प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि थोड़ी थोड़ी महंगाई होती रहे। जैसे हर साल आमदन बढ़ती है ना, ऐसे जो बंदा कोई चीज़ पैदावार कर रहा होता है उसके लिए अच्छा होता है थोड़ी थोड़ी चीज़ों की कीमतें बढ़ती रहें, उसका मूड बनता है, वो और बनाता है चीज़ें। तो प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है, लेकिन काबू में रहनी चाहिए। अगर महंगाई काबू में नहीं है तो आवाम के लिए अच्छी पॉलिसी नहीं है। सिंपल सी चीज़ है ना, कोई रॉकेट साइंस में बात नहीं कर रहा आपसे, सिंपल बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो इन दो चीज़ों के ऊपर अगर आप फोकस करें, यकीन करें आपके 90% मसले माशी हल हो जाएंगे। एक रोज़गार का मसला, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कह लें, एम्प्लॉयमेंट कह लें, अनएम्प्लॉयमेंट मसला है, एम्प्लॉयमेंट जो है उसका हल है। महंगाई है, इन्फ्लेशन, महंगाई को काबू में कर लें। अब लोग बोलते हैं पाकिस्तान में कितनी महंगाई होनी चाहिए। मैंने कहा अगर सिंगल डिजिट रहे तो अच्छी है। वो कहते हैं जी सरकारी किताबों में तो सिंगल डिजिट है। मैंने कहा यार ऐसा सच नहीं है, ये मानने को दिल तैयार नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, मैं कौन सच झूठ का फैसला करने वाला, आई टेक माई वर्ड्स बैक। लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं है, दिल मानने को तैयार नहीं है। अगर सिंगल डिजिट भी है तो कितना होना चाहिए? 5% होना चाहिए। चलो 5% महंगाई कबूल है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर तो कभी कभार महंगाई इससे बढ़ जाती है ना। नहीं, गलत कह रहा हूँ क्या? आप फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स उठा लें, स्टेट बैंक के नंबर्स उठा लें, तो इस तरह मसले मसाइल होते हैं। मैंने तो आपको बुनियादी मसले बताए। अब लोग बोलते हैं सोल्यूशन बेस्ड करें, यार इससे ज़्यादा सिंपल सोल्यूशन बेस्ड क्या हो सकता है? अब इसके लिए वर्किंग करें। महंगाई को काबू में कैसे कर सकते हैं? देखिए, झूठ आपने बोला, मैंने झूठ नहीं बोला। आपने बोला हम वसाइल से माला माल है, मैं तो आज भी कहता हूँ ये झूठ है, हमारे पास कोई वसाइल नहीं है। आप झूठ बोलते हैं, मैं कहता हूं आप झूठ बोलते हैं और बबांगे तो झूठ बोलते हैं हमारे पास वसाइल हैं बहुत सारे। अगर आपके पास वसाइल हैं तो तेल आपके पास पूरा नहीं, खाने का तेल आप बाहर से मंगवाते हैं, ईंधन का तेल आप बाहर से मंगवाते हैं, फल फ्रूट तक आप बाहर से मंगवा रहे हैं, सब्जियां आपके यहाँ कुछ बाहर से भी आती हैं, आपके यहाँ दालें भी बाहर से आती हैं, आटा भी कभी कभार कम हो जाता है, अभी नहीं हो रहा लेकिन वो भी बाहर से आता है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये इशूज़ हमारे सेल्फ क्रिएटेड हैं। तो सबसे पहले आप सच बोलना सीख जाएं, झूठ ना बोलें। झूठ बोलना एक बहुत ही गलत चीज़ है, ये इंसान को तबाह कर। तो ये जो मुनज़्ज़म तरीके से मुल्क में झूठ बोला जाता है ना, वो माशी झूठ बोला जाता है, इसको ख़त्म करें। और अनएम्प्लॉयमेंट कम करने पे यानी रोज़गार के ज़रिए मुहैया करें, और दूसरा जो है महंगाई को कम करें। मसले आपके काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। हमारे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे बज़रिया स्काइप, जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, मेरे ख्याल से मईशत के ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और बारहा हमारे प्रोग्राम पे आते भी हैं, वक्त भी देते हैं अपना कीमती। वेलकम करता हूं सर आपको शो में।
थैंक यू अली साहब, शुक्रिया। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि कल के भी हमारे प्रोग्राम के अंदर हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि पाकिस्तान की माशी पॉलिसी क्या है। तो डॉक्टर अशफाक हसन साहब होते हैं, उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, ये तो IMF की डिक्टाट है जिस पर चलना पड़ता है पाकिस्तान को। हमने सुन लिया, हमने कहा चलो आज डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से इसी बारे में बात कर लेंगे। और अगर IMF की डिक्टाट के ऊपर चलना है तो क्या हमारे पास ज़रा भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम अपनी इकोनॉमी को फिक्स कर सकें? आपने बहुत दफ़ा लो हैंगिंग फ्रूट के बारे में बात की है कि जो बड़े जल्दी हल हो जाने वाले मसाइल हैं उनको पहले हल कर लो। तो उसके मुतालिक भी हम देख रहे हैं पॉलिटिकल विल अवेलेबल नहीं है। इस वक्त महंगाई का बड़ा इशू है, आपको पता है। हर आदमी जो है हुकूमत को छेड़ने के लिए या इमरान खान साहब के ऊपर कोई बात कसने के लिए ये कहता है कि साहब महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई कम होनी चाहिए। बट वी सी दीज इशूज एग्जिस्टिंग, बट वी सी वेरी लिटिल बीइंग डन फॉर देयर सोल्यूशन। क्या कहते हैं आप? अली साहब, इसका जवाब ये है कि वी इन इस्लामाबाद आर लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट द पुअर मैन। हमारा मामला नहीं है कि गुर्बत क्या है और वो गुर्बत को गरीब लोगों के ऊपर कितने बोझ पड़ रहे हैं। इस वक्त मामला जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया उसके अलावा नहीं है। और पीटीआई का आप देखिए इतनी महारत है इस पार्टी के अंदर कि इनका जो अवलीन तरजीह है वो टीवी टॉक शो है, वो ट्विटर है, वो फेसबुक है, और उसमें वो कमाल का काम करते हैं। यानी कि वो कहा जा रहा है कि वो, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते कुछ अरसे के लिए, कोई 4-6 घंटे के लिए वो सोशल मीडिया डाउन हो गया था। उस दौरान पीटीआई हुकूमत के सारे तरक्याती प्रोजेक्ट भी डाउन हो गए। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं भाई, आप विकेट की दोनों तरफ खेलते हैं, ये गलत है। कभी आप हमदर्दाना ट्वीट करते हैं, कभी आप जो है वो नकाइज से निकालते हैं। तो अच्छी बात है, आपकी राय का मैं एहतराम करता हूं। इसके माने ये है कि आप नॉन पार्टिसन हैं। लेकिन अभी जो आपकी रिसेंट ट्वीट है उसके अंदर आपने जस्टिफाई कर दिया कि जी इन्फ्लेशन जो है उसके अंदर बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इजाफा हो रहा है, उन चीज़ों की कीमतों के मुतालिक आपने बताया। तो ये पाकिस्तान अकेला नहीं है, तो वो तो फिर आपकी ट्वीट को बतौर सबूत के तौर पे पेश करेंगे ना कि भाई देखो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कीमतें बढ़ गई, यहाँ भी बढ़ गई। देखिए अली साहब, दोनों रुख देख लेते हैं उस सिक्के के। चीनी जो है वो पाकिस्तान में गन्ना उगाते हैं, हमारे अपने किसान उसको उगाते हैं। चीनी की शुगर मिलें पाकिस्तान में लगी हुई हैं। अगर चीनी की कीमत जो है वो 3 साल पहले 55 रुपए की थी, आज वो 110 रुपए पे पहुंच गई है, तो उसका कोई जवाज नजर नहीं आता। इसी तरह गंदम जो है, हुकूमत खुद से गंदम की सपोर्ट प्राइस कंट्रोल करती है। तकरीबन सारी की सारी गंदम जो है वो पाकिस्तान के अंदर उगाते हैं। पाकिस्तानी किसान है, पाकिस्तानी रुपयों में उनकी पेमेंट होती है। तो गंदम की कीमत अगर 35 रुपए किलो थी आज से 3 साल पहले, तो वो आज 70-75 रुपए में चली गई, तो उसका जवाज नहीं बनता। दूसरा रुख ये है कि अगर तेल की कीमत आलमी मंडियों में आज से 1 साल पहले $37 का एक बैरल मिल रहा था, आज वो $84 पे चला गया है, और पाकिस्तान की तकरीबन 85% तेल जो हम पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो इम्पोर्टेड है, तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान में तेल की कीमत बढ़ेगी। अब आप कराची वाले हमसे ज्यादा पकौड़े और समोसे और पराठे खाते हैं। जो पाम ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं वो $600 का एक टन मिल रहा था हर पहले, आज वो $1000 का टन है। तो जाहिर बात है कि आपके लिए जो खाने बनाने का तेल है उसकी कीमत बढ़ जाएगी। अब LNG आप अंदाजा कीजिए कि हमने अपने शाह खाकान अब्बासी के साहब के ऊपर जो मुकदमात बना रखे हैं, उस वक्त LNG हम $10 पे खरीद रहे थे, आज स्पॉट मार्केट जो है वो $50 पे चली गई है। तो जाहिर बात है कि अगर LNG आप महंगी खरीद रहे हैं तो पाकिस्तान में भी महंगी आएगी। अब बाय द वे जब LNG की बात कर रहे हैं तो आप सोचिए कि हमारी कितनी तरजीहात जो हैं वो DG ISI साहब के ऊपर रहीं कि दिसंबर और जनवरी की जो LNG हुकूमत ने ऑर्डर करना था वो हम भूल गए। अब क्या होगा दिसंबर और जनवरी में? तकरीबन 1 बिलियन क्यूबिक फुट पर डे के हिसाब से खसारा आएगा। जो LNG हमने इंपोर्ट करनी थी वो हम भूल गए, हमारी जो अटेंशन थी वो कहीं और थी। अब आप सोचिए कि हमें शायद फर्टिलाइजर प्लांट भी मुल्क में बंद करना पड़ जाए। आपको जो खाना बनाना है, मेरा ख्याल है कि कराची वालों के लिए ज्यादा तकलीफ होगी। हम तो यहाँ निकल जाएंगे, जंगल के पास रहते हैं, लकड़ियां काट लाएंगे, आपको गैस नहीं मिलने वाली, आप अपना चूल्हा कैसे जलाएंगे?
तो ये इस्लामाबाद की कुछ मजबूरियां हैं, इनको खुदाया अपने ज़हन में रखा कीजिए। अब आप सोचिए कि कोयले का भाव देख लीजिए। मैं हैरान रह गया हूँ कि हमारे बड़े पावर प्लांट जो हैं वो चल रहे हैं कोयले के ऊपर। अब कोयले की कीमत $60 फी टन थी, आज वो $250 फी टन है। तो बिजली की कीमतें तो बढ़ेंगी ना। तो आप कराची वाले सारा मलबा जो है वो इस्लामाबाद के जो हुक्मरान है उनके ऊपर खुदाया न डाला। नहीं, इस्लामाबाद के हुक्मरानों पर हम नहीं डालते। हम तो अब बार बार पीटीआई ने इतनी मर्तबा कहा है कि सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है, सूबाई हुकूमत जिम्मेदार है। यकीन करें, अब तो पीआईए की फ़्लाइट के अंदर एयर होस्टेस चाय भी नहीं पिलाती, तो हम पीपल पार्टी वालों के खिलाफ बात करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं वैसे आपसे जानना चाहता हूँ कि बुनियादी बात यह है कि अब तो खैर एक काफ़ी हाई लेवल ऑफ रिकग्निशन क्रिएट हो गई है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊँ, लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इज़ बिकमिंग हाईली अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज़. What they do on the political front is irrelevant to us. What they do on the front of governance is also irrelevant to the common man. Now it has just come down to economic policies और getting the bread to the table. ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, बात में आपको रियलिटी बता रहा हूँ डॉक्टर फरूख सलीम साहब। ये कराची की नहीं, पूरे पाकिस्तान की ये भाई फेरू हो, सखर हो, लकी मरवत हो या सिबी हो, हर जगह पर अब बात आ गई है पुटिंग द नेक्स्ट मील ऑन द टेबल। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। और गवर्नमेंट चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, इट बिकम्स अनपॉपुलर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस चीज़ से तो कम से कम आप इत्तेफाक कर लें ना, उसका ताल्लुक इस्लामाबाद से हो, लाहौर से हो या किसी भी और शहर से हो। अली साहब, मैं लास्ट वीक डाकखाने गया था कोई डाक डालने के लिए, कोई कोरियर भेजने के लिए। तो आप यकीन कीजिए कि वहाँ पे एक साहब ने एक कागज और कलम मेरे सामने रखा। उसने कहा कि मेरी तनख्वाह 26,000 रुपया है, और आज से 4 साल पहले 26,000 रुपए की आमदन कमाने वाला बड़ा सुखी रह रहा था, और वो आराम से अपने 3 बच्चों का खर्चा जो है वो निकाल लेता था। उसने मुझे कहा कि आप ये कलम पकड़िए और मेरा बजट बना के दिखाएं। मैं मकान का किराया कहाँ से दूं, मैं अपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल कहाँ से डलवाऊं, मैं अगर मेरा कोई बच्चा बीमार हो जाए तो मैं उसके डॉक्टर की फीस कहाँ से निकालूं। उसका कहना यह है कि 26,000 रुपए में आज माहाना बजट बनाना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, आपने अभी जब सवाल किया उसमें आपने लफ्ज इस्तेमाल किया बुनियादी। अब बुनियादी दो नुकात हैं बुनियादी। एक तो ये है कि अगर किसी मईशत के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो मईशत किसी सीधी सिमत पे नहीं चलती। ये बुनियादी असूल है। दूसरा बुनियादी असूल ये है कि गैर यकीनी की जो फजा है वो बिजनेस और इकोनॉमी का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप अंदाजा कर लीजिए कि इस वक्त सियासी गैर यकीनियां कितनी हैं। एक तो जिसका बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं कि हमें ये नहीं पता कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं, तो सियासी गैर यकीनी क्या हो रही है, क्या इलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला। फिर माशी गैर यकीनी आप सोचें कितनी है। हमें नहीं पता कि हमारा वजीर खजाना जो है वो अक्टूबर की 16 तारीख के बाद वजीर खजाना रहेगा या मुशीर खजाना बन जाएगा या उसका इलेक्शन होगा या क्या बनेगा। अब वो वजीर खजाना साहब जो अक्टूबर 16 के बाद शायद वजीर खजाना न रहें, वो IMF के पास गए हैं। अब IMF क्या कहेगा। हमने एक तो मुआहदा किया था, आपको याद होगा, फरवरी की 17 तारीख को। उस वक्त हमारे पास वजीर खजाना थे डॉक्टर हफीज शेख साहब। वो मुआहदे में 3 वादे किए गए थे। उसमें हमने 3 वादे IMF के साथ किए थे कि 900 अरब रुपए के इजाफी रेवेन्यू बिजली की बिलों की मद में इकट्ठे किए जाएंगे, यानी कि 5 से 6 रुपए फी यूनिट बिजली बढ़ाई जाएगी। दूसरा वादा हमने किया था कि 610 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाने के बाद, जो तकरीबन बन रहा था 30 रुपए फी लीटर। आप अंदाजा कीजिए 30 रुपए फी लीटर का हमने अग्रीमेंट कर लिया था IMF के साथ कि हम 30 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगाएंगे टैक्स, और फिर 610 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे। तीसरा वादा हमने किया था कि 1200 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाए जाएंगे। उसके नतीजे में मार्च की शायद 24 तारीख थी, IMF के बोर्ड ने अप्रूवल दे दी और हमने $500 मिलियन स्टेट बैंक में जमा हो गया, हमने हाथ कर लिया।
उसके बाद क्या हुआ कि एक नया वजीर खजाना आ गया। अब नए वजीर खजाना साहब ने हमें आके बताया कि मेरे पास तो जादू की छड़ी है, मैं बिजली का रेट भी नहीं बढ़ाऊंगा और जो गर्दिशी कर्जा जात हैं वो भी कम कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं टैक्सेस का बोझ भी नहीं बढ़ाऊंगा और मैं टैक्स रेवेन्यू भी पूरा कर दूंगा। अब आईएमएफ ने कहा कि अच्छा भाई, आपके पास जादू की छड़ी है, हम 6 महीने के लिए साइड पे हो जाते हैं। वो 6 महीने के लिए साइड पे हो गए कि आप अपनी जादू की छड़ी चलाएं और कमाल दिखाएं। अब वो 6 महीने पूरे हो गए। अब वो 6 महीने के बाद वो जादू की छड़ी जो है अली साहब, वो काम नहीं किया उसने। अब आलमी इदारे जो हैं वो ये कहते हैं कि हमने तो हुकूमत पाकिस्तान वजारत खजाना के साथ एग्रीमेंट किए हैं, हमने किसी एक शख्स के साथ एग्रीमेंट नहीं किए हैं। अब आपका एक नया वजीर खजाना आ गया है, अब वो वजीर खजाना साहब कुछ और बांसुरी बजा रहे हैं। अब मालूम नहीं, ये गैर यकीनी कि आईएमएफ के पास जाएंगे, वो हमें एक्सेप्ट कर लेगा, अगर कर लेगा तो उसकी कीमत क्या पे करनी होगी। इतनी गैर यकीनी की अगर फजा हो तो जैसे मैंने कहा कि इकोनॉमी किसी सिमत नहीं चल सकती। तो एक तो वो सियासी गैर यकीनियां है। बड़ी अहम बात आपने की है। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। नाजरीन, कल भी इस बारे में बात कर रहे थे कि एलिटिस्ट माइंडसेट जो है वो छा गया, उसकी वजह से गड़बड़ हो गई थोड़ी। अब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब का तो बहुत तजुर्बा भी है, इल्म भी इनके पास बहुत है। इनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन कैलकुलेट होती है बास्केट ऑफ गुड्स पे होती है, और इसके साथ साथ जो लोग हमारे यहाँ ये फ़ैसले ले रहे होते हैं वो भी अजीबोगरीब किस्म के फ़ैसले ले रहे होते हैं, गरीबों के मामलात से बिल्कुल अलूफ़। कल तो मैंने बड़ा एलेबरेट किया था, खैर आज थोड़ा वक्त महदूद होगा, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब से ही बात करवाऊंगा इस मौजू पर। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि जब आप एक एलिटिस्ट इकोनॉमिस्ट को कहते हैं कि वो कॉमन मैन के लिए बजट बनाए, तो वो अजीबोगरीब किस्म का बजट बन रहा होता है। आप हैरान होंगे, अभी आपने जिक्र किया, जाहिर बात है जब आप गए तो आपने आम आदमी को समझा होगा, आप तो आम आदमी की आम जिंदगी से काफ़ी वाकिफ़ हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा प्रोग्रामों के अंदर आपने मुझे उनके मसाइल के मुतल्लिक बताया भी है, लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट उसे नहीं समझते। अब शैम्पू है, ये तो गरीब आदमी इस्तेमाल नहीं करता, इस्लामाबाद का मुझे पता नहीं, लेकिन पूरे पाकिस्तान का मैं आपको बता सकता हूँ कि सर गरीबों के महल्ले में आप चले जाएं, बच्चों के पाँव में चप्पल नहीं होती, बिकॉज दे कैंट अफोर्ड इट। ये आप कहीं भी देख लें, चाहे लाहौर हो, पेशावर हो, कराची हो, कहीं पर भी लोगों के पाँव में चप्पल नहीं होती। पिंडी भी इस्लामाबाद से ज़्यादा दूर नहीं है, पिंडी में भी जाके देख सकते हैं, आजकल तो बड़ा करीब पड़ता है, सड़कें आसान हो गई। तो मैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एलिटिस्ट माइंडसेट जो है वो कॉमन मैन के इश्यूज कैसे रिजॉल्व करेगा? बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता उठाया है आपने अली साहब। देखिए, थोड़ी सी अगर तारीख में आपके सामने रख दूँ, महंगाई तो पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में हमेशा ही होती आई। पाकिस्तान में मैं देख रहा था कि 1960 में जो औसतन आमदन थी एक पाकिस्तानी की, वो $83 थी, $83। और 1960 और 2018 के दरमियान ये आमदन मुसलसल बढ़ती रही, यानी कि कोई ब्रेक नहीं आई। एक ग्राफ अगर आप उसमें देखें तो मुसलसल ऊपर ही चलता चला जा रहा। 2018 के बाद एक बड़ा अजीब सा मामला हुआ है कि औसतन आमदन जो है, जो पर कैपिटा इनकम, रियल इनकम है, वो एकदम गिरी है। यानी कि पीक किया 2018 में कोई $1482, और आज हम खड़े हैं कहीं 1190 पे। ये पाकिस्तानियों ने पिछले 40, 50, 55 सालों में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। महंगाई होती थी, साथ साथ हमारी आमदन भी बढ़ रही थी। अब ये 2018 के बाद जो दो धारी तलवार चली है, जो गरीब आदमी की आप बात कर रहे हैं, उसकी आमदन भी गिरी है और महंगाई भी बढ़ गई है। ये चीज हमने पिछले 50-55 सालों में, पाकिस्तानी जो आम आदमी है उसने पहले एक्सपीरियंस नहीं की थी। हमारी आमदन मुसलसल बढ़ती चली जा रही, ये पहली दफा ऐसा हुआ। अच्छा, अब प्रॉब्लम कहाँ नजर आता? आप देखिए, अब 3 सेक्टर उठा लें जो आम आदमी की जिंदगी पर सबसे बड़ा जिनका असर होता है। अब सोचिए कि बिजली का सेक्टर मुकम्मल तौर पे हुकूमत ने कब्जे में ले रखा है। वो आपको लाइसेंस देती है कि कौन बिजली घर बनाएगा, वो कीमत फिक्स करती है कि वो कितनी कीमत आपको देंगे।
सारे के सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हुकूमत के कंट्रोल में हैं। आप सोच लीजिए कि बिजली के सेक्टर का बेड़ा गर्क हो गया। 10-11 रुपए का जो यूनिट था 3 साल पहले जब पीटीआई की हुकूमत आई थी, आज आप अपने घर का, अपने स्टूडियो का बिल निकाल के देखें, 22-23 रुपए फी यूनिट से कम नहीं है। 3 साल में तकरीबन 100% इजाफा हुआ। अच्छा, गंदम की सेक्टर उठा के देख लें, हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है, खुद से सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, लाइसेंस देती है कौन आटे की मिल बना सकता है, कितना कोटा मिलेगा। गंदम का बेड़ा गर्क हो गया। चीनी का सप्लाई लाइन जो है, ये सारे बड़े कॉम्प्लेक्स इशू हैं जिनको हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहते हैं। आपने बिजली बनानी है, बिजली खरीदनी है, बिजली फिर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। हुकूमत तो इतने कॉम्प्लेक्स किस्म के इश्यूज में पड़ी हुई है, और दूसरी तरफ आप देखिए कि एक सिंपल नोटिफिकेशन इशू नहीं हो पाता। जब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का मामला था, एक नोटिफिकेशन इशू करना था, वो नहीं कर पाए, और यहाँ पे इतनी कॉम्प्लेक्स किस्म की सप्लाई चेन मैनेजमेंट में पड़े हुए हैं। आज डीजी आईएसआई साहब का जो मसला है वो पिछले 8-9 दिनों से वो चला हुआ है। एक समरी आनी थी, उस समरी के ऊपर साइन होने थे, ये इतना सिंपल सा मामला था, वो हुकूमत नहीं कर सकती। और यहाँ पे वो चीनी का पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वो बिजली का पूरा सेक्टर, वो गंदम का पूरा सेक्टर, हुकूमत कह रही है कि ये मैंने काम करना है, और नतीजा फिर वही होता है, ये सारा का सारा बोझ। और जो इनएफिशिएंसीज की कीमत है, अगर 25% बिजली चोरी हो रही है, अगर 10% जो है वो आपसे वसूली नहीं हो रहे, आप 30-35% नुकसान कर रहे हैं बिजली के शोबे के अंदर। आप अंदाजा कीजिए कि कराची वाले तो कारों की बात करते हैं, कारों की प्लांट्स के हेडक्वार्टर्स हैं। अगर 100 कारें निकल रही हैं एक प्लांट में और उसमें से 35 कारें चोरी हो जाती हैं, तो आप मुझे बताइए कि वो प्लांट फीजिबल है, वो कभी चल सकता है? ये हाल है गवर्नमेंट के सप्लाई चेन मैनेजमेंट का। अच्छा, आपने सप्लाई चेन के बारे में बात की, एक वजाहत आपसे चाहूंगा। एक प्रोग्राम आपके साथ एग्रीकल्चर के मौजू पर भी किया था, लेकिन अब उसको जोड़ रहा हूँ आपके सामने। देखिए, असल में हमारे यहाँ बजट जब बनता है गरीब का, तो जाहिर बात है गोश्त तो उसकी दस्तरस से बाहर है। वो ज़्यादातर जो है ये पेरिशेबल वेजिटेबल्स, फ्रूट तो मेरे ख्याल उसके लिए बड़ा ही नायाब है, गोश्त की तरह ही नायाब है, लेकिन वेजिटेबल्स वो खाता है। वेजिटेबल्स की अगर सप्लाई साइड मैनेज कर ली जाए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, पेरिशेबल है, अगर उसमें इतनी ज़्यादा सप्लाई हो तो जाहिर बात है वेजिटेबल वेंडर हो, आरती हो या प्रोड्यूसर हो, वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता कस्टमर को। आपकी महंगाई जो है वो यहाँ से एमिनेट कर रही है, आटे से एमिनेट कर रही है। एक दफ़ा आपने कहा था कि 3 चीज़ों की कीमत कम कर दें, आम आदमी के मसाइल जो हैं काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। तो सर वहाँ पे कंसंट्रेशन करने की ज़रूरत है, क्या कहते हैं आप? अली साहब, मुझे महसूस ऐसा हुआ आपकी ये थ्योरी सुन के कि आप भी गरीबों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। आप शायद ये कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अब सब्जियों के अंदर भी अपना काम, अपनी जादू की छड़ी चलाने शुरू कर दे। जो उसने हाल गंदम के साथ किया है, जो उसने हाल चीनी के साथ किया है, वो अब सब्जियों के साथ भी कर डाले। नहीं, लेकिन मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि एक आपने वजीर बनाया भाई भी, प्लानिंग का, मनसूबाबंदी का वजीर, और काम क्या करता है आप मुझे ये बता दें, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वो यही करेगा ना मनसूबाबंदी, कि किस तरह से चीजों की सप्लाई सही हो, किस तरह से चीजों का मुस्तकबिल ठीक हो। इसलिए मैंने ये बात की थी, हुकूमती पार्टिसिपेशन नहीं चाहता मैं इसमें। अच्छा, मैं शायद आपको गलत समझ गया। देखिए, हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना, उसका काम सप्लाई चेन मैनेजमेंट का नहीं है। ये फ्री मार्केट को छोड़ दें, ये सप्लाई एंड डिमांड से कंट्रोल करनी है। अपने प्राइसेस डंडे के जोर पे या प्राइस कंट्रोल कमिटीज बना के उससे ये कंट्रोल नहीं हो सकता। हुकूमत का काम, आप ठीक कह रहे हैं, जो प्लानिंग कमीशन है उसने सप्लाई ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि जिसमें सप्लाई बढ़ जाए। अब सोचिए, एक बड़ी मैं आपको सक्सेसफुल एग्जांपल बताता हूं पाकिस्तान के अंदर। आप सोचिए कि इस वक्त जो आप मोबाइल फोन आपके पास है, और आप अगर अपना, अली साहब मुझे यकीन है, आप अपना स्क्रीन टाइम अगर निकाल के देखें तो आप 24 घंटे में से मेरा ख्याल है 20 घंटे उस फोन के ऊपर होते हैं। जी, मैं मोबाइल फोन एडिक्ट हूं, लेकिन अब मैंने तरीका सीख लिया, मैं फोन ही ऑफ कर देता हूं अपना, उससे फिर मेरा ध्यान हट जाता है। अच्छा, अब पाकिस्तान में जरा सेल्यूलर सेक्टर को पे पर गौर करें कि मैं इतना टेलीफोन इस्तेमाल करता हूं, और अली साहब यकीन कीजिए कि महीने के बाद
2,500 से 3,000 रुपए का बिल आता है, इससे ज्यादा नहीं आता। अगर मैं लंदन चला जाऊं, अगर मैं अमेरिका चला जाऊं, अगर मैं कनाडा चला जाऊं, तो $150 से $200 हफ्ते का कार्ड जो है वो खत्म हो जाता है। इतनी महंगाई है सेल्युलर फोन की। देखिए हुकूमत पाकिस्तान ने क्या खूबसूरत सेक्टर किया है, इतना जबरदस्त कंपटीशन है, तो इतनी कंपनीज को वो पाकिस्तान में ले आए और उन्होंने कहा भाई आप आपस में लड़ो और फायदा हो जाएगा सार्फिन का। तो ऐसी एग्जांपल्स मौजूद है। इसमें हुकूमत ने अपनी रेगुलेटरी एजेंसी जरूर बनाई, लेकिन कारोबार खुद नहीं कर रहे हैं। नहीं तो यही तो प्रॉब्लम है ना कि पाकिस्तान जो है वो एक रेंट सीकिंग इकोनॉमी बना हुआ है, उसको प्रॉफिट सीकिंग इकोनॉमी बनाना है। खैर टेलीकॉम के बारे में आपने मिसाल दी, आई डू नॉट नो हाउ परफेक्ट है।